दोस्तों 2020 में संपन्न हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के उपरांत कई लेख प्रकाशित हुए थे जिनमें यह बताया गया था कि किस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप को पराजित करने के लिए अमेरिकी डीप स्टेट के द्वारा अनफेयर मीन्स का सहारा लिया गया था। उनमें से एक महत्वपूर्ण लेख है डेथ बाय अ थाउजेंड कट, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार चुनावों से पूर्व उन नियमों को बदला गया जो पूर्व में गैर कानूनी थे, लेकिन अब उन नियमों को कानूनी बना दिया गया। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो डाक से मतपत्र भेजने के जो नियम थे तथा उन मतपत्रों के सत्यापन के जो मानक थे, इन नियमों को परिवर्तित किया गया था। इस चुनाव में अमेरिकी बिग टेक कंपनियों के ऊपर भी कई सवाल उठे थे तथा उन पर चुनाव को प्रभावित करने के आरोप भी लगे थे। इन तकनीकी कंपनियों के द्वारा न केवल जो बाइडेन और उनके परिवार के भ्रष्टाचार के विषय में छिपाया गया, अपितु उनके बेटे हंटर बिडेन के लैपटॉप के विस्फोटक रहस्योद्घाटन को भी दबाने का प्रयास किया गया। इस चुनाव में फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग के द्वारा दिए गए $400 मिलियन के दान से ऐसे संगठन बनाए गए जिन्हें अमेरिकी राज्य सरकारों ने देश भर के स्विंग राज्यों में चुनाव जीतने के लिए काम पर रखा था। मार्क जुकरबर्ग द्वारा वित्त पोषित संगठनों को गैर पक्षपातपूर्ण माना जाता था, लेकिन उन्होंने अपने संसाधनों का उपयोग जो बाइडेन को लाभ पहुंचाने और ट्रंप को पराजित करने के काम में लगाया। इन सबसे ऊपर इन बिग टेक कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर चुनाव की किसी भी प्रकार की आलोचना पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस लेख में 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव को पश्चिमी डीप स्टेट और विभिन्न संस्थाओं की संस्थागत चालबाजी का संयोजन बताया गया है। दोस्तों, वर्ष 2024 में भारत की संसद के लिए आम चुनाव होने हैं, जिसमें जीतने वाले दल या गठबंधन की सरकार भविष्य में बनेगी। परंतु पिछले कुछ महीनों में न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसके कारण आम जनमानस में या भारतीयों में यह धारणा बन चुकी है कि भारत में कुछ स्वार्थी लोग तथा दल अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विदेशी शक्तियों का सहारा लेकर भारत में सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं, जिसका पता बिलियनियर बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस की इन पंक्तियों से लगाया जा सकता है। This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. 2024 में होने वाले भारत के चुनाव के उपरांत सत्ता परिवर्तन के लिए इन दलों को न केवल विदेशों से वित्त पोषण किया जा रहा है, अपितु उनके लिए विषय विशेषज्ञों के द्वारा सूक्ष्म रूप से बनाई गई योजनाएं, जिन्हें टूल किट्स कहा जाता है, उसका भी उपयोग किया जा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि क्या भारत इन विदेशी टूल किट्स के लिए तैयार है? तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ न्यूज़ आर्टिकल शेयर कर रहा हूं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उन आर्टिकल्स को भी पढ़ सकते हैं जिसके आधार पे मैंने आज का यह वीडियो बनाया है। तो यदि भारत की स्थिति को देखें तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से बिल्कुल अलग है, लेकिन 2024 में सत्ता परिवर्तन के लिए भारत को तोड़ने वाली ताकतों द्वारा पूरे जोर शोर से प्रयास किया जा रहा है। चुनाव प्रक्रिया को उलटने तथा अपने अनुरूप नतीजों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने विभिन्न तरीकों का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है, जिसके लिए टूल किट्स तथा विदेशी शक्तियों के द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लगभग 220 से 240 लोकसभा सीटों की पहचान की गई है, जहां बीजेपी के विरुद्ध केवल एक मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारने तथा बाकी विपक्षी दलों द्वारा कमजोर उम्मीदवार को उतारने की मौन सहमति बन चुकी है, ताकि वोटों के बिखराव को रोका जा सके तथा चुनाव का ध्रुवीकरण किया जा सके। इन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का चुनाव काफी सावधानी पूर्वक किया गया है, ताकि इन स्थानों पर अपने अनुकूल परिणाम प्राप्त किया जा सके। इन स्थानों पर सभी पार्टियों के द्वारा अपने कैडर वोट का ट्रांसफर एक ऐसे उम्मीदवार को किया जाएगा जिसकी जीतने की संभावना अधिक हो
यदि ऊपरी स्तर पर देखें तो इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता है, लेकिन सैद्धांतिक स्तर पर इसके द्वारा मतदाताओं के साथ साथ प्रतिद्वंदी को भी धोखा दिया जाता है, क्योंकि भारत के चुनाव बहुदलीय चुनाव होते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। यह उसी प्रकार होगा जैसा अमेरिका में मार्क जुकरबर्ग द्वारा किए गए चुनाव वित्त का उपयोग गैर सरकारी संगठनों के द्वारा सावधानी पूर्वक चयनित उन क्षेत्रों में चुनावों में हेरफेर के लिए किया गया था जहां जो बाइडेन की हार सुनिश्चित थी। भारत की बात करें तो यहाँ एनजीओ का अपना सेट है तथा उन्हें विदेशी संस्थाओं से वित्त भी प्राप्त होता है। इन एनजीओ के द्वारा विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम कानूनों से बचने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों के रूप में कई संस्थाएं बनाई गई हैं। यह कंपनियां जो हैं स्थानीय स्तर पर कई प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रही हैं, लेकिन उनकी पहुंच का उपयोग चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए, सूक्ष्म संदेश प्रसारित करने के लिए किया जा रहा है। इन संस्थाओं की पहुंच अंतिम मतदाता तक होने के कारण इस प्रकार की गतिविधियों के घातक परिणाम हो सकते हैं, जिसके कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। इस प्रकार की गतिविधियां हाल में ही संपन्न हुए कर्नाटक चुनाव में देखा गया, जहां इस प्रकार के एनजीओ की संलिप्तता देखी गई है। कुछ रिपोर्टों में माना गया है कि चुनाव की घोषणा होने से 1 साल से पहले ही दूर दराज के क्षेत्रों में कई एनजीओ के द्वारा तीसरे पक्ष का प्रचार करते हुए कहा गया था कि सत्तारूढ़ भाजपा 40% कट पार्टी है। समस्या यह है कि इस प्रकार की अभियान जनता की भलाई के लिए स्थापित किए गए एनजीओ द्वारा सेवा प्रदान करने के नाम पर चलाए जाते हैं। इससे भी बदतर स्थिति तब देखी गई जब कर्नाटक में इन एनजीओ के द्वारा राज्य में भ्रष्टाचार की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई, बल्कि तत्कालीन विपक्षी दल का नेतृत्व करने वाले नेता डीके शिवकुमार के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को दबाने का प्रयास किया गया। इन एनजीओ के द्वारा मतदाताओं के समक्ष अर्धसत्य रखा गया तथा बार बार इसे दोहराया गया ताकि मतदाताओं के मन में सत्तारूढ़ पार्टी के लिए शंका उत्पन्न की जा सके तथा चुनावों के नतीजे को अपने अनुरूप प्रभावित किया जा सके, जिसमें वे सफल रहे। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए एक चुनौतीपूर्ण भरा कार्य है, क्योंकि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपने घोषणा पत्र में चुनाव जीतने के बाद मुफ्त उपहारों की घोषणा की जाती है। यहाँ किसी एक पार्टी का नाम नहीं है, यहाँ भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां ऐसा करती हैं ताकि चुनाव परिणाम को वह अपने अनुरूप प्राप्त कर सके। हाल में संपन्न हुए कर्नाटक चुनाव में भी फ्रीबीज का मामला उठा, जहां कांग्रेस ने सत्ता में लौटने के बाद मुफ्त बिजली, पेंशन, मुफ्त बस यात्रा आदि की घोषणा की थी। इससे पूर्व पंजाब और दिल्ली के चुनाव नतीजों को अपने पक्ष में करने के लिए आम आदमी पार्टी के द्वारा इनका सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था। चुनाव विशेषज्ञों का मानना है कि हाल में संपन्न हुए चुनावों के परिणामों को परिवर्तित करने में मुफ्त उपहारों की घोषणा ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। 2024 के लोकसभा आम चुनाव के नजरिए से देखें तो यह उन रणनीतियों में से एक होगी जिसका उपयोग मीडिया, एनजीओ, संदिग्ध सेवा संगठनों और तीसरे पक्ष के प्रचार के माध्यम से सावधानी पूर्वक नियोजित संदेशों के साथ किया जा सकता है। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अब यदि भारत में लोकतंत्र को बचाना है तो देश को तत्काल फ्री वीज जैसी चुनावी घोषणाओं के विषय में गंभीरतापूर्वक सोचना होगा। भारतीय मतदाताओं के मध्य बढ़ती मुफ्तखोरी की यह संस्कृति कई सवाल भी उठाती है। पहला सवाल है कि क्या इस प्रकार की घोषणाओं का वित्त पोषण नेताओं या घोषणा करने वाले राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है? यदि नहीं, तो करदाताओं के धन का उपयोग अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने का अधिकार इन राजनीतिक दलों को किसने दिया है? दूसरा सवाल है कि चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने इस प्रकार की घोषणाएं की थी, तो आम टैक्स पेयर के ऊपर बोझ को क्यों डाला जा रहा है? क्यों नहीं इन घोषणाओं का वित्त पोषण उसी राजनीतिक दल के द्वारा करना चाहिए जो इन घोषणाओं के द्वारा चुनाव जीतकर आई हैं? तीसरा सवाल है, क्या राजनीतिक दलों ने करदाताओं से किसी प्रकार का समझौता किया है?
जिसके अनुसार करदाताओं के धन को राजनीतिक दल अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। चौथा महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या चुनाव के दौरान वोट हासिल करने के लिए किए गए वादे पूरे होते हैं? यदि नहीं तो झूठी घोषणाएं करने के लिए राजनीतिक दलों पर कार्रवाई करने का क्या प्रावधान है? कर्नाटक में देखा जा रहा है जहां चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस के द्वारा जो घोषणाएं की गई थी उसे पूरा करने के लिए कई मानक तक तय किए जा रहे हैं। जैसे कर्नाटक में बेरोजगारी भत्ता केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा जिन्होंने 2023-24 के सत्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। दूसरी प्रमुख घोषणा मुफ्त बिजली की थी, लेकिन मुफ्त बिजली देने के स्थान पर बिजली शुल्क में बढ़ोतरी करके बिजली फ्री कर दी गई है। चुनाव परिणाम आने के बाद जब इन घोषणाओं को पूरा करने का समय आता है तो इनमें इतने अगर मगर लगाए जाते हैं कि लगभग सभी को इन योजनाओं के लिए अपात्र बना देते हैं, क्योंकि चुनाव से पूर्व इन मुफ्त उपहारों को प्राप्त करने के लिए किसी भी मानदंड की कभी भी किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा घोषणा नहीं की जाती है और न ही चुनाव से पहले मतदाताओं को इन घोषणाओं की सही तस्वीर ही दी जाती है। अगर मतदाताओं को इस तरह के झूठे वादों से लुभाया और ठगा गया तो इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे माना जा सकता है? दूसरी ओर चुनाव जीतने के लिए की गई मुफ्त उपहारों की घोषणा राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है और पहले से ही राजकोषीय घाटे से त्रस्त राज्यों के घाटे को और अधिक बढ़ाता है। पांचवा सवाल है कि क्या राजनीतिक दलों के द्वारा राज्य की आर्थिक स्थिति के विषय में तथा राज्य की दूसरी विकास परियोजनाओं और राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं के लिए धन की कमी के विषय में मतदाताओं को सूचित किया गया था? चुनाव पूर्व मुफ्त उपहारों की घोषणा करने के अतिरिक्त भी कुछ राजनीतिक दल वोट प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष समुदाय या समुदायों से गुप्त वादे करते हैं, जिसका उदाहरण कर्नाटक चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद देखा गया। इसमें कुछ मुस्लिम धर्म के धर्म गुरुओं और नेताओं ने कहा कि उन्हें कांग्रेस के द्वारा एक डिप्टी सीएम और 5 मंत्री पदों का वादा किया गया था, जिसने निश्चित रूप से मुस्लिम समुदाय के वोटों की एक बड़ी संख्या हासिल करने में मदद की होगी, जो कुल मतदाताओं का लगभग 13% है। का पहला बताए थे एक डीसीएम मुस्लिम को बनाना है और एक 23 सीट देना करके बताए थे, 15 सीट मिले, उसमें 9 एमएलए जीत के आ गए और उसके साथ साथ 67 जगह पे 67 to 72 एमएलए सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट में जीत के आ गए कांग्रेस का। इसलिए कांग्रेस हमें दिए है, कांग्रेस को बहुत कुछ है, इसलिए अभी हमें लेना चाहिए। अब इस वीडियो को देखने के उपरांत प्रश्न उठता है कि राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार जब इस तरह के बेतुके वादे कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए गए थे तो क्या चुनाव से पूर्व बाकी वोटिंग कम्युनिटी को इसकी जानकारी नहीं दी जानी चाहिए थी, ताकि उन मतदाताओं के द्वारा इस प्रकार के विभाजनकारी गुप्त वादों के विरुद्ध निर्णय लिया जा सके? विशेषज्ञों को आशंका है कि इस प्रकार के गुप्त वादों का प्रयोग 2024 में होने वाले आम चुनाव में तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों द्वारा एक विशेष समुदाय के वोट को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार के विभाजनकारी वादों के परिणाम भारतवर्ष के लिए घातक हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आने वाले चुनाव में सूक्ष्म तरीके से तैयार किए गए टूल किट का उपयोग करके समुदायों को विभाजित करने और भड़काने के लिए कृत्रिम रूप से तैयार किए गए मुद्दों को सोशल मीडिया तथा अन्य संचार माध्यमों का उपयोग करके क्षेत्रीय और राष्ट्रीय गड़बड़ी पैदा करने का प्रयास किया जा सकता है। अतः प्रत्येक भारतवासी जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय से ऊपर उठकर तथा एक होकर इन विदेशी टूलकिट्स का मुकाबला करे एवं देश को इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों के विरुद्ध कड़ाई से मुकाबला करने में सक्षम एक स्थिर सरकार देने वाले दल को अपना मत देकर सत्तारूढ़ करना चाहिए, जो आने वाले दिनों में भारत को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाए, ताकि भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाए तथा पुनः विश्व गुरु की छवि को प्राप्त कर सके। उम्मीद करता हूं कि इस सेशन के माध्यम से भारतवर्ष के विरुद्ध चल रहे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र से आप लोग भली भांति समझ चुके होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।